जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कुलगाम में चलाए गए ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 सुअर हुए हॉरिफाइड। साउथ चाइना सी में ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के लिए इंडियन नेवी की 3 वॉरशिप पहुंच चुकी है सिंगापुर। पाकिस्तान ने किया क्लेम कि भारत ने 2024 में 15 बार किया है उनके एयर स्पेस का उल्लंघन। आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने पर चल रही है बातचीत। और चीन ने यूके के रक्षा मंत्रालय का डेटा किया हैक। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगांव में एक ऑपरेशन जारी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि कुलगाम के रेडवानी इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं और इन्हीं स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। और ये ऑपरेशन कल रात को लॉन्च किया गया था और इसी ऑपरेशन के तहत यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में हमारी फोर्सेस ने अभी तक 2 पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुअरों को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया है। बाकी ये जो ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अब आगे वो बात अलग है कि हमारे देश में कुछ हैं जिनको ये सारी चीज़ें स्टंटबाजी लगती हैं और अब तो कुछ ऐसे भी निकल के सामने आ रहे हैं जिनकी स्टेटमेंट्स देखकर तो मानो ये लग रहा है कि वो मानते ही नहीं है कि इतने वर्षों से जो भारत आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहा है तो वो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड है, बल्कि उनको तो ये लगता है कि भारत के ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये सब कराते हैं। बाकी हम किसकी और क्या बात कर रहे हैं हमें लगता है कि वो आपको अच्छी तरह से पता है। वो तो शुक्र है कि तुकाराम ओमरे जैसे वीरों की वजह से 26/11 जैसे हमले में शामिल पाकिस्तान का आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। अगर वो जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो फिर तो उसके बाद इस हमले को किस रूप से दिखाया जाने वाला था वो भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। साउथ चाइना सी में ईस्टर्न फ्लीट डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर इंडियन नेवी की 3 शिप्स INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन तो ये 6 मई को सिंगापुर पहुंच चुकी है। और इंडियन नेवी की इन तीनों शिप्स की जो विजिट है वो साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर है, जो कि दोनों मैरीटाइम नेशंस के बीच फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को बढ़ावा देगा। और इस दौरान भारत और सिंगापुर की नेवी संयुक्त रूप से मिलकर कई सारी एक्टिविटीज़ में भी शामिल होंगी। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक भारत और सिंगापुर लगभग 3 दशकों से एक मजबूत रिलेशंस को मेंटेन करते आ रहे हैं, जिसमें इस तरह की विजिट्स, एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, अलग अलग ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते रहते हैं। और रिसेंट डिप्लॉयमेंट दोनों देशों की नेवीज़ के बीच के स्ट्रॉन्ग लिंक को दर्शाती है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि चीन और ताइवान के तनाव के बीच मंगलवार को जर्मनी ने अपनी 2 वॉरशिप्स इंडो पैसिफिक रीजन में भेजी है ताकि इस रीजन में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत कर सकें। और आपको बता दें कि यूरोप के फॉरेन ट्रेड का जो 40% हिस्सा है तो वो साउथ चाइना सी से होकर ही गुजरता है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि चीन तो लगभग पूरे साउथ चाइना सी को ही अपना हिस्सा बताता है और चीन के जो ये सारे दावे हैं ये किसी भी लीगल बेसिस पर है ही नहीं। तो ऐसे में इस रीजन में बाकी देशों की मिलिट्री प्रेजेंस को भी मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो एक बार फिर से बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की प्रोपेगेंडा विंग के सीनियर ऑफिशियल ने भारत पर कुछ नई तरह की टिप्पणियां करी हैं, कुछ नई तरह के अपनी बातें रखी हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पे हम ना तो इमरान खान वाली PTI की बात कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ वाली PMLN की, और ना ही किसी और छोटी मोटी पार्टी की। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और वो कौन है? पाकिस्तान की आर्मी। और इनका जो प्रोपेगेंडा विंग है जिसको हम जानते हैं ISPR के नाम से, तो इनकी DG ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 9 मई से 2 दिन पहले हुई है। अब जिन्हें याद नहीं है उन्हें ये भी याद दिलाए थे कि पिछले साल यानी कि 2023 में 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। और फिर इसी दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के चलते जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस पर एक ज़बरदस्त हमला किया था, जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस रोकने में सही से कामयाब भी नहीं हो पाई थी। तो 9 मई वाली घटना से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की DG ISPR ने भारत को लेकर ये कहा कि पाकिस्तान की टॉप सिविल और आर्मी लीडरशिप उनके ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत की तरफ से उत्पन्न होने वाले मल्टीपल थ्रेट से अच्छी तरह से अवेयर थी और भारत बस अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता था, तो ये इसलिए उनकी इसी योजना का हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान के DG ISPR ने क्लेम किया है कि 2024 में भारत ने स्मॉल स्केल में मल्टीपल टाइम्स सीज फायर का वॉल्यूशन किया है, जिसमें से 120 इंसिडेंट्स स्पेकुलेटिव फायर वाले हैं, 15 बार एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है और 59 यानी कि 59 टाइम्स टेक्निकल एयर वॉल्यूशन हुआ है। और ये भी दावा किया गया कि इंडियन आर्मी ने POK में पाकिस्तान के सो कॉल्ड इनोसेंट सिटीजन्स उनको भी टारगेट किया है। वैसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान जिन मासूम नागरिकों की बात कर रहा है तो मासूम नागरिक मसूद अजहर, हाफिज सईद, तो इनके जैसे कई सारे सुअर हैं जो कि LOC के पार लॉन्च पैड्स पर इकट्ठा हो रखे हैं।
बाकी पाकिस्तानी DGISPR का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी ने भी ज़बरदस्त जवाबी रिस्पॉन्स दिया था और वे आगे भी ऐसा करते रहेंगे और हम अपनी संप्रभुता को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं, और वो भी किसी भी कीमत पर। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत ने 15 बार इस वर्ष एयर स्पेस का वायलेशन किया, तो उसका मतलब फिर यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हमेशा की तरह जागी हुई थी। बाकी एक बात यह भी है कि 9 मई से ठीक 2 दिन पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करके पाकिस्तान की आर्मी ने साबित कर दिया है कि वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और पाकिस्तान के अंदर उससे जो पंगा लेगा तो या तो वो जेल जाएगा या फिर गायब हो जाएगा। वैसे अगर किसी को बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अमूल्य रत्नों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो उन्हें हम रिकमेंड करेंगे defenseexpert.com पर पब्लिश किया गया एक स्पेशल आर्टिकल, उसे आप जरूर पढ़ें। और बाकी squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें, और स्पेशल कूपन कोड है PKMKB फॉर स्पेशल डिस्काउंट। आज ANI के साथ एक इंटरेक्शन में इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की तरफ से बताया गया है कि तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है। अभी हम 12 से 14 एयरक्राफ्ट पर ईयर के रेट से प्रोड्यूस करने में सक्षम हैं। अगले वर्ष हम इस कैपेबिलिटी को 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक टच करेंगे, और फिर उसके बाद ये कैपेबिलिटी 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाई जाएगी। उनका यह भी कहना था कि HAL के लिए हमारे पास ऑर्डर्स हैं। हमने ऑलरेडी 83 तेजस फाइटर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं, जबकि 97 एडिशनल तेजस फाइटर्स के लिए डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। बाकी तेजस के फ्यूचर वेरिएंट्स अंडर डेवलपमेंट है और वो भी ऑर्डर किए जाएंगे। तो इसलिए जिस अमाउंट में हम फाइटर जेट्स के ऑर्डर्स देंगे तो बहुत बड़ी संख्या में है, और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। बाकी उनका यह भी कहना था कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है, और डिफेंस एक्सपोर्ट में आइटम्स की संख्या को बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं, और कुछ नीच टेक्नोलॉजीज भी हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में एक्सपोर्ट की गई थी, आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत चल रही है, और एक बार जैसे हम एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट में भी आएंगे तो इससे एक्सपोर्ट की वैल्यू काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ेगी। इसके अलावा अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जिसमें फॉरवर्ड एरिया रिप्लेनिशमेंट और मनोवर ऑपरेशंस भी शामिल थे। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यूके के रक्षा मंत्रालय का महत्वपूर्ण डेटा हैक होने का मामला सामने आया है, और इस हैकिंग के पीछे चीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके के रक्षा मंत्रालय का जो डेटा हैक हुआ है उसमें उनके रक्षा मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले थर्ड पार्टी पेरोल सिस्टम का डेटा भी शामिल है, जिसमें यूके आर्म्ड फोर्सेस के करंट और पास्ट मेंबर्स के नेम्स और बैंक डिटेल्स इंक्लूड हैं। और इस साइबर हमले में इन डेटा को मुख्य रूप से टारगेट किया गया था। हालांकि यूके ऑफिशियल ने किसी भी कंट्री का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है कि इस हैकिंग के पीछे कौन है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हैकिंग के पीछे मुख्य रूप से चीन शामिल हो सकता है, और इसमें मुख्य रूप से चाइना के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप APT31 का नाम सामने आ रहा है। बाकी पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताया था, जिसमें चाइना के J-10 फाइटर जेट ने ऑस्ट्रेलियन नेवी के MS-60R हेलीकॉप्टर के सामने काफ़ी अनसेफ तरीके से फ्लेयर्स को ड्रॉप किया था। और अब इस मामले पर चीन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गई है, और जैसे कि उम्मीद थी चीन ने बिल्कुल वैसा ही कहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट था वो चीन के एयर स्पेस के बहुत ही क्लोज रेंज में उड़ान भर रहा था, और चीन ने ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट की इस उड़ान को एक उकसाने वाला मूव बताया, और फिर इसीलिए उस ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट को वार्न करने के लिए चाइनीज जेट ने फ्लेयर्स ड्रॉप करी थी। बाकी पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बता दिया था कि चीन की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आने वाली है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1997 में त्रिपुरा में इंसर्जेंट्स का मुकाबला करते हुए CRPF के 17 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक अनूप कुमार शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में ऑपरेशन मेघदूत में कैप्टन सुनील खोकर वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज भारत की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO का 65th रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि BRO भारत में किस रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।